हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की यूनिट नंबर 2, जिसका नाम क्या होने वाला है, एंटीबायोटिक्स। ये जो हमारा बेसिकली ये जो पार्ट है वो यूनिट फर्स्ट का ही होना चाहिए था, लेकिन तो हाँ थोड़ा ये बड़ा हो गया था, इसलिए इसको यूनिट सेकंड में शिफ्ट किया गया। तो यहाँ तक जहाँ तक आप मिसलिनियस क्लिंडामाइसिन तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपकी टोटल एंटीबायोटिक है। उसके आगे जो भी चलेंगे हमारी एंटी मलेरिया ड्रग, उसका प्रो ड्रग, क्यूनोलिन, सार, ये सब की चीजें हम आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम जान लेते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। आज सिंपल सी चीज हमको पढ़नी है मैक्रोलाइट के ऊपर, इसका अच्छा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, साल्ट, केमिकल डिग्रेडेशन, और जो आपकी एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन है, इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, कैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल वे में, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम आइए अपना लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मैक्रोलेट क्या होते हैं, और ये जो हमारी एंटीबायोटिक है ये हमको जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं रखे गए। जैसे हम टेट्रासाइक्लिन रखा, ठीक है, आपने एमाइनोग्लाइकोसिन पढ़ा, उसके बाद आपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ा। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो मैक्रोलेट नामक एक एंटीबायोटिक है उसको अलग रखा गया? क्या उसमें नहीं रख सकते थे? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एमाइनोग्लाइकोसाइड की तरह था, तो क्या एमाइनोग्लाइकोसाइड में नहीं रख सकते थे? इसका एक पार्टिकुलर रीजन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि क्यों मैक्रोलेट का जो एंटीबायोटिक है आपके सिलेबस में स्पेसिफिक दिया गया है, अलग से दिया गया है। तो देखिए, आप पेनिसिलिन यूज कर रहे थे, पेनिसिलिन किस में आ रहा था, बीटा लैक्टम में आ रहा था। अब जो हमारा बैक्टीरिया है उससे क्या सीक्रेट होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जैसा आप जानते हैं, वो क्या कर रहा था, पेनिसिलिन की जो एफिकेसी थी वो क्या कर रही थी, कम कर रही थी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते कि जो हमारी क्या थी, बैक्टीरिया, तो उससे क्या हमारा रिलीज होता था, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, जो कि हमारी जो पेनिसिलिन थे उसको डिग्रेडेट, मतलब उसको केमिकल डिग्रेडेशन कर रही थी, और आपकी बॉडी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं आ पा रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक खोज की, जिसका नाम आया मैक्रोलेट एंटीबायोटिक। आपने कभी भी एजिथ्रोमाइसिन इंटेक किया होगा, या क्लेरिथ्रोमाइसिन इंटेक किया होगा, या एरिथ्रोमाइसिन इंटेक किया होगा, तो वहां पर आपने किसी भी सॉल्ट फॉर्मेशन लाइक जैसे पेनिसिलिन के साथ हमारा, जैसे आपने एमॉक्सिसालिन के साथ क्या देखा, क्लोवेनिक एसिड देखा, टेजोबैक्टम देखा, ठीक है, मोनोबैक्टम वगैरह आपने देखा। तो ये सब चीजें क्या थी, इसके साथ में आपने कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्टेबिलिटी हो बैक्टीरिया के प्रति, अब कि वो अकेले काम कर सकता है, इसका मतलब क्या है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी सॉल्ट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैक्रोलीड कंपाउंड होते हैं, मैक्रोलीड एंटीबायोटिक होते हैं, वो जीआईटी डिग्रेडेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। बस वही जो कोटिंग होती है, जैसे सक्सीनेट, मेलेट वगैरह की जो कोटिंग होती है, वही सॉल्ट फॉर्मेशन यूज किया जाता है। अदरवाइज बैक्टीरिया को मारने के लिए ये जो हमारे मैक्रोलीड होते हैं, मैक्रोलीड एंटीबायोटिक होते हैं, इसका जो स्पेसिफिक फार्मूला होता है लाइक एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, यही कैपेबल होते हैं कि उस बैक्टीरिया को मार सके। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा समझे कि जो हमारी पेनिसिलिन की प्रॉब्लम थी कि वो बीटा लैक्टमेज जो हमारे एंजाइम थे उसकी वजह से डिग्रेडेट हो रहा था, जो हमारी एमाइनोग्लाइकोसाइड थी, इसी सीक्वेंस में जो हमारे टेट्रासाइक्लिन थी, ये सारी चीजें क्या हो रही थी, बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वजह से क्या डिग्रेडेट हो रही थी। उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसका मतलब क्या, उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए या उस प्रॉब्लम का तोड़ निकालने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक नई एंटीबायोटिक खोज की, जिसका नाम क्या आया, मैक्रोलेट। अब आपको ये समझ में आ गया, इसका स्पेसिफिकेशन समझ में आ गया कि हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है और हमको क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको तोड़िए वर्ड में। जैसे मैक्रो वर्ड है, लिट्स वर्ड है, तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, कोई भी बड़ी चीज। जैसे माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा थोड़ा बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, हाथी के टाइप का होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि हाथी चलता बहुत धीरे है, इसलिए वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, ये होती है क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, एक लैक्टोन की रिंग होती है। अब लैक्टोन की रिंग किसको कहते हैं, ये हम स्ट्रक्चर में समझेंगे। इन द स्ट्रक्चर एंड हैव बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, और इनके पास क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनके ग्रोथ को इनहिबिट करती है, इनकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, इनको डीएनए की सिंथेसिस को रोकती है। इनके 23 राइबोसोम जो हमारे होते हैं, जैसे 50s राइबोसोम, 50s में जो 23 नंबर का जो राइबोसोम होता है सीधा जाकर उसको इनहिबिट करते हैं, देन जाकर ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। तो आइए कुछ इसके स्ट्रक्चर के, क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको सब कुछ लेकर चलना होगा, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एवरीथिंग यहाँ पे लेकर चलना होगा। तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको देखने में बहुत हाथी लग रहा हो, मतलब बहुत
बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा जैसे आप बेंजीन की रिंग बनाते हैं उसी टाइप से बनाते चलिए। देखिए बेंजीन की रिंग आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं और फिर ऐसे ला के जोड़ देते हैं। आपको क्या करना है कि जो इसकी पूंछ थी उसको बाहर कर देना। आपने पूंछ को बाहर कर दिया, उसके बाद फिर आपने एक बेंजीन रिंग बनाने की कोशिश की, उसके बाद फिर आपने एक बेंजीन की क्लियर रिंग बना ली। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा सिंपल सा एक इसकी क्या बन गई, मोइटी बन गई। अब देखिए ये जो लैक्टोन मैंने आपको बताया कि लैक्टोन रिंग क्या होती है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर कार्बन है, सॉरी फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या है, कार्बन है। तो ऐसी कंडीशन जहां पे CO ऐसी कंडीशन आती है तो अनसैचुरेटेड आ गया, क्योंकि CO हमारा क्या जाएगा, अनसैचुरेटेड कंडीशन आ गया। और ये है कि आपका कार्बोक्सिल ईस्टर, क्योंकि यहाँ पे CO आ रहा है तो यहाँ क्या जाएगा हमारा कार्बोक्सिल ईस्टर। इसी की वजह से इसको बोलते हैं लैक्टोन रिंग। इसी ये जो मोइटी आप देख रहे हैं ना, इसी मोइटी की वजह से इसकी पूरी रिंग का जो नाम पड़ा उसको बोलते हैं लैक्टोन रिंग। बाकी अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और एक दो चीज और, यहाँ पर आपकी एक न्यूट्रल शुगर लगी होगी, यहाँ पर एक एमाइनो शुगर लगी होगी। अब बात आती है न्यूट्रल शुगर, जिसका इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार के आपके सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट होंगे। लाइक एमाइनो में NH2 होगा या NO2 वगैरह होगा, ये सारी चीजें नहीं प्रेजेंट होंगी। और वहीं इस वाली शुगर में आपका एमाइनो ग्रुप एक प्रेजेंट होगा। तो ये चल के हम जब ड्रग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी केमिकल मोइटी के आधार पर देख लेंगे। अब ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो आपका पोजिशन लगा हुआ है ये आपका कीटोन ग्रुप। अब बात आती है कि इसकी गिनती कहां से करेंगे, मतलब पहला प्रायोरिटी किसको देंगे। तो आप देखिए किसी को भी प्रायोरिटी देने से पहले जिसके नाम पे उसका नाम पड़ता है उसको प्रायोरिटी देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, ये जो लैक्टोन रिंग है इसकी मतलब जो डबल बॉन्ड O मतलब C डबल बॉन्ड O जो आपको यहाँ पे रिंग देखने को मिल रही है, इसकी वजह से इसका क्या नाम पड़ा, लैक्टोन रिंग नाम पड़ा। तो इसकी गिनती हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो सिंपली हमने जब गिनती स्टार्ट की तो 1 2 3, ठीक है ना, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन की रिंग और प्लस एक हमारी क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो ठीक है, 14 एलिमेंट की हमारी टोटल रिंग है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि हमारी एक 14 एलिमेंट की रिंग होती है। अभी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये जानेंगे कि जो ये टोटल मतलब इलेक्ट्रॉन की जो टोटल रिंग होती है 12 से 16 के करीब में होती है। तो ये हमारी किस कैटेगरी की आ गई, 14 की कैटेगरी आ गई। इसी को बोलते हैं बेसिक रिंग ऑफ द मैक्रोलिड। और ये जो बैक्टीरिया होती है मतलब जो आपके ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसके रजिस्ट में काम करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं बाय द इनहिबिटिंग ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। आप एक चीज और समझ लीजिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये होता है स्टेनलेस। स्टेनलेस का मतलब करता है कि इसमें कहीं भी अगर आप इसका एंगस्ट्रॉम वगैरह निकालेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं देखा, मतलब जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में ऑलरेडी पढ़ा था कैसे स्ट्रेन निकाला जाता है, बोट स्ट्रक्चर, ठीक है, रिंग चेयर स्ट्रक्चर, ये सब आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे कोई भी टाइप का कोई स्ट्रेन मतलब इनर सेक्शन में किसी भी टाइप का स्ट्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन रिंग है यहाँ पर भी आपको कोई भी स्ट्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। और जो ये रिंग है नॉन पोलर, सिंपल सी, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप वगैरह हमारे जो लगे हुए डबल बॉन्ड तो नॉन पोलर ग्रुप है। एंड क्वेश्चन ऑफ 14 15 16 यहाँ पे एक और बढ़ 12 14 15 16 कार्बन आइटम्स या एलिमेंट्स कंटेन किए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल मैक्रोलिड एंटीबायोटिक। अब इसके एग्जांपल के तौर पे जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया। एरिथ्रोमाइसिन में आपका टोटल 14 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग होती है। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन ये सेमी सिंथेटिक होती है जिसमें 15 मेंबर रिंग होती है, रिंग नहीं एलिमेंट होते हैं। एंड क्लेथ्रोमाइसिन हो गया जिसमें 14 एलिमेंट होते हैं। और लिवोमाइसिन हो गया जिसमें न्यूट्रल होता है, मतलब नेचुरल मिलता है आपको, मतलब प्रकृति के सोर्स से मिलता है। उसमें टोटल कितने होते हैं, 16 एलिमेंट टोटल वहां पे लगे होते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी माइक्रोलिड के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बेसिकली हमको जानना क्या है, थोड़ी सी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद आते हैं इससे क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इन 1950 मतलब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ब्रॉकमैन एंड हैंकले ये हमारे दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, पहली मैक्रोलिडिक एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम क्या है, पिक्रोमाइसिन। और ये मिली कहाँ थी उनको, सॉइल एक्टिनोमाइसिस की। हालांकि ये जो पिक्रोमाइसिन है अब यूजेबल नहीं है, मतलब क्लिनिकली यूजेबल नहीं है। इसके डेरिवेटिव तमाम प्रकार के डेरिवेटिव बना गए। उसके बाद इसको क्या किया, अब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में गए। उसके बाद ये देखा कि इफेक्टिव है, देन वो हमारे बाजार मार्केट में आए।
उसके बाद 1952 मतलब 1952 में एरिथ्रोमाइसिन और जो आपका कोर्बामाइसिन है, जो कार्बामाइसिन है, ये इंट्रोड्यूस कराया गया, मतलब साइंटिस्टों के द्वारा इसको मार्केट में उतारा गया, क्लिनिकल ट्रायल हुआ। उसके बाद 1970 से 1980 के बीच में क्लेथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन डेवलप की गई, जिससे इनमें सब्स्टिट्यूशन करके, मतलब जो आपकी एरिथ्रोमाइसिन है इसमें सब्स्टिट्यूशन किया गया, कुछ एडिशन किया गया, कुछ रिंग लगाई गई, कुछ मतलब हटाया गया यहाँ से, उसके द्वारा हमका क्या मिला, क्लेथ्रोमाइसिन मिला, एजिथ्रोमाइसिन मिला। अब कैसे मिला ये तो आप जब एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर जानेंगे और फिर उसमें डिफरेंशिएट करेंगे किसमें, एजिथ्रोमाइसिन में, तब आपको पता चलेगा कि क्या एजिथ्रोमाइसिन में एडिशन हुआ था एरिथ्रोमाइसिन के मुकाबले। ठीक है, तो वैसे हम सिंपल से बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन आपका 14 मेंबर एलिमेंट थी और एजिथ्रोमाइसिन आपका टोटल 15 मेंबर एलिमेंट था। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। तीन चीज 1950 में खोज की गई थी सबसे पहले पिक्रोमाइसिन की, कहां से, सॉइल एक्टिनोमाइसिटी से। 1952 में एरिथ्रोमाइसिन एंड कार्बामाइसिन का इंट्रोड्यूस कराया गया। 1970 से 1980 के बीच में क्लेथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन पे काम हुआ। ये आपकी क्या हो गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। अब जो मेन चीज आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखिए ये जो पार्ट है आपको क्लोजी में भी काम आएगा और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी काम आएगा, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म ऑफ किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती है। सेम जैसे मैंने आपको अमीनो ग्लाइकोसाइड में बताया था उसी प्रकार से इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस कहती है, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है ये आप जानते हैं, सेल वॉल कैसे बनता है ये भी आप जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शुरुआत से आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे क्या होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से क्या होता है, न्यूक्लियस अलग होकर दो सेल वॉल बनाता है जिसकी वजह से एक नए बैक्टीरिया का निर्माण होता है, ये आप जानते हैं। अब लेकिन होता कैसे ये चीज हम जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, एक आरएनए बना देगा, और जो ये आरएनए होगा इसी को बोलते हैं टीआरएनए। और जो ये टीआरएनए बनेगा, आप जैसे प्रोटीन सिंथेसिस आपने जब पढ़ी होगी तो डीएनए से कैसे आरएनए बनता है बाय द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, और कैसे हमारा जो टीआरएनए होता है वो डीएनए के अंदर घुस जाता है और इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है बाय द हेल्प ऑफ द कोडान। ये चीज आप जानते हैं। अब यहां पर ये समझिए, आप देखिए जो आपका ये टीआरएनए बन गया ये कहां जाता है, आपके राइबोसोम में जाता है। और दो टाइप के आपके राइबोसोम होते हैं, एक 50S होता है, एक 30S होता है, और उनके बीच में जाके बाइंड अप हो जाता है जिसकी वजह से कोडान होता है। और कोडान होने के बाद क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, मतलब पेप्टाइडोन होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है और वही पॉलीपेप्टाइड आगे चल के क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए ये आपका क्या है 50S, मतलब जो ये राइबोसोम है, मतलब जो आपका ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए कहां पे गया, यहां से, मतलब इसको अगर हम क्रॉस दिखाना चाहे सिंपल लैंग्वेज में तो ये टीआरएनए कहां जाएगा, यहां पे चला जाएगा और यहां से इसको ब्रेक कर देगा। और जब इसको ब्रेक कर देगा तो ये कितना पार्ट बचेगा, और ये आधा पार्ट टूट के कहां चला जाएगा, हमारा यहां पे चला आएगा। ठीक, यहां पे चला आया। अब उसके बाद क्या होगा, ये 50S क्या है आपका आरएनए या राइबोसोम है। ठीक, अब यहां पर आप दो तीन चीज देख रहे हैं। ए का मतलब एमाइनो एसिड होता है, पी का मतलब होता है पेप्टाइड होता है, और ई का मतलब एग्जिट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये टीआरएनए होगा, टीआरएनए जाकर से इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ने के बाद क्या होगा, एमाइनो एसिड पे जाएगा, एमाइनो एसिड से जाने के बाद क्या होगा, ये एक नई पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर ये टीआरएनए है, टीआरएनए हमारी किस बाइंडिंग साइड पर आया, पहले ए पर आया, ए पर इसने क्या किया, ए को भेजा किस पे, पी पे, और पी पे फिर फर्दर क्या हुआ, आपका क्या बना, एक पेप्टिडोग्लाइकन की एक मॉलिक्यूल बन गया। अब फिर आया, फिर टीआरएनए यहाँ पर आया, फिर यहाँ से फिर क्या बन गया इसका दूसरा, फिर इसने क्या भेजा, पी पे भेजा, पी ने बनाया एक और दूसरा बनाया। इसी प्रकार से एक चेन बनती चली गई जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। और जब ये 50 चेयर मतलब 50 लीनियर चेन बन जाती है तो उसी को बोलते हैं 50S राइबोसोम। ठीक है, और एग्जिट दूर से ये एग्जिट होते रहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में 50S। अब आगे समझिए, ये आपका क्या है 50S राइबोसोम है। ठीक है, अब जब यहाँ पे सिंथेसिस होती जाती है, मतलब जो आपके यहाँ पे ये जो कोडोन है, यहाँ पे जब हमारे पेप्टिडोग्लाइकन आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और फर्दर इसकी चेन बढ़ती जाती है, तो जब 23 तक आ जाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, जब जो टीआरएनए की जो बाइंडिंग साइड नंबर 23 है, जब यहाँ पर आ जाते हैं तो जो हमारे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कंटेंट के होते हैं या इंटेक के होते हैं, ये सिंपल जाकर के 23 पोजिशन टीआरएनए को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है 24, 25, 26 एंड फर्दर 50 तक आपका जो भी वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन की जो पेप्टिडो जो है या पेप्टाइड है, ठीक है, पेप्टाइड की चेन है वो नहीं बन पाती है। और जब 50S में पेप्टाइड की चेन नहीं बनेगी, आधी ही चेन बन जाएगी, तो इसका मतलब क्या, जो आपका 50S का राइबोसोम होगा उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा जिसके वजह से वो बाइंड नहीं करेगी 30S से। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी, जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, वो रुक जाएगी। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि बाइंड
किया, मैक्रोलेड बाइंड किया है, इसने क्या प्रिवेंट कर दिया, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का सिंपल मतलब समझिए कि डीएनए बनना है ऑफ द पेप्टाइड टू टीआरएनए फ्रॉम द ए साइड टू द पी साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर ही क्या कर देगा, जैसे इसी का ये पार्ट है तो यहाँ पे क्या देगा, इसको रोक देगा 23 पर ही। अब जब 23 पर रोक दिया इसने तो क्या कर देगा, आपका डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा नए सेल वॉल का, तो नई सेल वॉल नहीं बनेगी, और जब नई सेल वॉल नहीं बनेगी तो आपका नया बैक्टीरिया नहीं बनेगा, और जब नया बैक्टीरिया नहीं बनेगा तो धीरे धीरे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी और बैक्टीरिया आपके बॉडी से इम्प्लांट हो जाएगा, इसका मतलब बाहर निकल जाएगा। आप देखिए अब कैसे होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 23 टीआरएनए है, ठीक है, मतलब 23S का राइबोसोम बना, 23 का 50S का चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मतलब 23 का बना और 30 से बाइंड के बीच में टीआरएनए आया तो सेल डिस्ट्रप्शन हो गया, जिसका जैसे आपका जो नया सेल बनना था वो नहीं बना। तो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया वहीं पर यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कैसे होता है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। या अगर और भी इसमें कोई मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है या मैंने कुछ यहाँ पे गलत बताया तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि क्या है क्यों है, ये चलिए सारी चीजें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के ऊपर, मतलब जो हमारे मैक्रोलिड है, मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है, इनके क्लासिफिकेशन के, तो बेसिकली इनको मेंबर रिंग के आधार पर बांटा गया है, मतलब इसमें कितने मेंबर की रिंग होती है या कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं, पहला आता है 12 मेंबर रिंग, जो कि हमारा उतने इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जानकारी के लिए रखा हुआ है कि आप इसको जान जाए, क्योंकि आपको सब कुछ जानना है और सब कुछ पढ़ना है। तो ये होती है हमारी मेथिमाइसिन, इसका स्ट्रक्चर सिंपली मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था उसी प्रकार से ड्रॉ करना है, एक बेंजीन की रिंग, यहाँ पे अनसेचुरेटेड, और सिंपली जितना भी कुछ मैंने आपको बताया, एथाइल रिंग, ऑक्सीजन रिंग, मतलब ओ है जो आपका CH3 है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे CO, ठीक है, ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन की रिंग हो गई, बाकी साथ में आपका एक मतलब ग्लाइकोन की लेयर लगी हुई है, इसी को बोलते हैं मेथिमाइसिन। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग आती है 14 मेंबर रिंग की, ठीक है, जिसमें दो होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होती है सेमी सिंथेटिक। तो पहले बात करते हैं नेचुरल के, तो नेचुरल में आती है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखाया था सिंपल इसी तरह का मैंने आपको दिखाया था, इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये देखिए COOC, ये आपका क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन की रिंग हो जाएगी, एक आपकी मेथाइल की रिंग लगी हुई है, और ये जो आपकी रिंग है ये देखिए यहाँ पे कोई भी आपका एमाइनो ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आपका न्यूट्रल शुगर है, मतलब नेचुरल शुगर है। और यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका एक एंड CH3 2 मतलब एमाइनो ग्रुप यहाँ पे N लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एमाइनो शुगर है। तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि भी हम आगे चलेंगे तो जानेंगे कैसे ये एमाइनो शुगर बनता है। तो यहाँ सिंपली एक नाइट्रोजन आइटम के साथ दो एल्किल ग्रुप मतलब CH3 मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एमाइनो एल्किल ग्रुप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने आपको गिनती कर ही बताया था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, तो ये हमारी टोटल कितनी हो गई, 14 मेंबर की रिंग हो गई, जिसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। अब ठीक है, अब जो सेमी सिंथेटिक होती है, सेमी सिंथेटिक में कुछ नहीं किया इसने, जो यहाँ पर आप OH देख रहे हैं ना, ठीक है, जो OH और CH3 देख रहे हैं, इसी में इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्या किया, ये CH3 के साथ एक ऑक्सीजन और लगा दिया, तो ये बन गया क्लेथ्रोमाइसिन। सिंपल सा स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बना, ये जैसे कि आपने देखा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसी प्रकार से, बस मैंने रेड पेन से यहाँ पे OCH3 मतलब CH3 की जगह पे मैंने OCH3 लिख दिया है, और बाकी का स्ट्रक्चर आपका एरिथ्रोमाइसिन का है, इसी को बोलते हैं क्लेथ्रोमाइसिन। अब आप भूलेंगे तो नहीं, एक बार फिर से भूलेंगे तो नहीं, एरिथ्रोमाइसिन में क्या करेंगे आप, जो न्यूट्रल शुगर है, नेचुरल शुगर है, वहां पर CH3 की जगह OCH3 लगा देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, क्लेथ्रोमाइसिन बन जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है 15 मेंबर, जिसमें आ जाता है एजिथ्रोमाइसिन। कुछ मत करो, जैसे आपने क्लेथ्रोमाइसिन बनाया, बस सिंपल क्या करो, यहाँ पर आप एक और मतलब जो आपका मतलब रिंग है, जो आपका एक और डंडी है, इसी को बढ़ा दो, हेप्टोन कर दो, मतलब जो हेक्सेन था उसको हेप्टोन कर दो, और एक नाइट्रोजन एटम लगा दो, यही आपका क्या बन जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन बन जाएगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक आपका सिंपल इसी तरीके से, देखिए यहाँ पे 8 तक आपका एक ही तरीके से 9 पोजीशन में एक और डंडी बढ़ा दी, उसके साथ में मैंने क्या लगा था, एक नाइट्रोजन आइटम के साथ एक CH3 जो मैंने आपको जस्ट बताया, तो ये आपकी 9-10 पोजीशन बन गई, 11 12 13, ठीक है ना, 11 12 13 14 पोजीशन सेम, 15 पोजीशन सेम, बस क्या हुआ कि आपका यहाँ पे 9 बढ़ गया, तो ये कितनी हो गई, 15 मेंबर रिंग हो गई। बाकी की जितनी भी आपकी अमाइनो शुगर है, नेचुरल शुगर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी
मतलब चेंजेस नहीं किया गया है, तो ये आपके क्या जाएगा एजिथ्रोमाइसिन हो जाएगी। और 16 नंबर में आपके आता है स्पाइरामाइसिन, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसके लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या क्लासिफिकेशन के बारे में। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सार। ठीक, सार का मतलब आप समझना स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिल रहा है। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये देखिए एरिथ्रोमाइसिन मैंने सिंपली लिया हुआ है। एरिथ्रोमाइसिन का मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 मेंबर रिंग हो गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। ठीक, अब आगे चल के हम इसके बारे में बात करते हैं। अब जो आपकी लैक्टोन की मॉइटी है सिंपल से ये है। ठीक, ये जो आपकी मॉइटी है ये क्या है, लैक्टोन की रिंग मॉइटी है। ये एसेंशियल होती है किसी भी, अगर यही मॉइटी अगर आपको हटा दे तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है ये एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। पहला पॉइंट ये हो गया कि एट द पोजीशन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिंग मॉइटी इज प्रेजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एंटी माइक्रोबियल या एंटी एक्टिविटी जो हमारे शो करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं दूसरी चीज के तरीके में, दूसरी बात में, यहाँ पर आप शुगर देख रहे हैं, नेचुरल शुगर है जो कि मूवमेंट्स आपसे है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, आपने ओरली रूट से लिया, तो ये जो शुगर होगी ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचाने का काम करेगी कि आपको यहाँ पर एक्शन देना है। तो ये जो नेचुरल शुगर का जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब इसका मतलब ऑक्साइड में करते हैं, मतलब सीधे सिंपल सा ऑक्सीडेशन करते हैं, या कोई एमाइनो ग्रुप लगाते हैं, सल्फर ग्रुप लगा देते हैं, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन एक्टिविटी के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ जो इसका एडवर्स एक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी क्या है, एमाइनो शुगर है, यहाँ पर आपका डाइमेथाइल एमाइनो शुगर लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब डाइमेथाइल और ये एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है जो क्या है एसेंशियल फॉर द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर आप इसको मतलब विड्रॉल कर देते हैं, मतलब अगर आप इस पोजीशन को, मतलब कहने का क्या है, डाइमेथाइल एमाइनो ग्रुप को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो रही थी बैक्टीरिया को किल करने की वो खत्म हो जाएगी। इसका जितना हमारा लैक्टोन की रिंग मॉइटी है उतनी ही ज्यादा एसेंशियल हमारी क्या होती है, डाइमेथाइल एमाइनो ग्रुप एसेंशियल है। और बाकी जितने भी आपके OCH3 CH3 ये सारी चीजें हैं वो इसकी एफिनिटी, पोटेंशियल और एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब आइए बात करते हैं कि अगर हम कोई भी डेविएशन करते हैं या कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो एट द कार्बन नंबर 10 पोजीशन, ठीक, तो कार्बन नंबर 10 पोजीशन आपका लगभग यहाँ पर आएगा। अगर हम नाइट्रोजन एटम इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिंपल क्या होगा, आपका वो क्या बन जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन बन जाएगा। और सिंपल से आप समझते हैं कि जो एजिथ्रोमाइसिन की जो एसिडिक मीडियम में कंडीशन होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो मैक्रोलिड का एंटीबायोटिक होती है, लाइक एरिथ्रोमाइसिन होता है, क्लेथ्रोमाइसिन होता है, ये क्या कहते हैं, जो हमारे पेट के, जो हमारे स्टोमच के एसिड होते हैं उसके साथ मिलते हैं तो वहाँ पर इनका डिग्रेडेबल हो जाता है। मतलब क्या है कि वहाँ पर वो क्या करते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका खत्म सराय हो जाता है। ठीक, अब दूसरी बात है एट कार्बन नंबर 8, अगर हम कार्बन नंबर 8 पोजीशन पे 2 एपीमर मतलब OH लगाते हैं, मतलब OH लगाते हैं, 2 एपीमर लगाते हैं, तो उसकी एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब हम कार्बन नंबर 8 पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किससे, सिंपल से नाइट्रोजन से, सॉरी फ्लोरीन से अगर हम उसको कहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब कार्बन की जगह हम फ्लोरीन लगा देते हैं, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे फ्लूथ्रोमाइसिन, ये आपके क्या है, एक मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है। अब जो कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूशन एंड मॉडिफिकेशन एट द कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 11, अगर 11 नंबर और 12 नंबर कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन या मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे डेवर्सिन, आप सिंपल क्या कहते हैं, 11-12 पोजीशन पे आप क्या लगा देते हैं, कार्बोनिक या कार्बोनिक एसिड या कार्बोनेट ग्रुप लगा देते हैं और उसकी एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सिंपल था ये सार, अगर आप इतना सार तैयार कर लिए तो मैं गारंटेड करता हूं कि अगर आपको 7 नंबर का आया तो 5 नंबर आपको डेफिनेटली वहां पे मिलना ही मिलना है। उसके बाद जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल डिग्रेडेशन। अब देखिए केमिकल डिग्रेडेशन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर को आप 2 पार्ट में तोड़ दीजिए तो हो जाता है इसका क्या, केमिकल डिग्रेडेशन। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा फार्माकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या, जैसे आप मैक्रोलिड कंपाउंड लेते हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर आप जैसे एरिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं, ठीक है ना, या क्लेथ्रोमाइसिन ले रहे हैं, तो जैसे ही आपके स्टोमच में जाएगा तो वहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या जाएगा, डिग्रेडेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली वहाँ पे नष्ट हो जाएगा, एकदम खराब कर दिया जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। तो वो कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो आपकी है 14 मेंबर रिंग, सिंपल आप देख रहे हैं कि एरिथ्रोमाइसिन है कि नहीं है।
आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए, कार्बन नंबर 6 मतलब इस पोजीशन पे, 9वें पोजीशन पे और 12वें पोजीशन पे आप सिंपल देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन ग्रुप भी लगा हुआ है और साथ में आपका एक एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इस मॉइटी के बारे में, ना कि इस शुगर की मॉइटी के बारे में, क्योंकि जो भी मॉइटी होगी वो मेन मॉइटी का केमिकल डिग्रेडेशन होगा, ना कि शुगर की मॉइटी में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको जो भी हमारा हाइड्रोजन आयन होगा या जो भी हमारा एसिडिक आयन होगा वो यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब कार्बन नंबर 6 पर, कार्बन नंबर 9 पर और कार्बन नंबर 12 पर। तो सिंपल से हम बोले कि ये सब्स्टिबल होते हैं, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस है कि एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो जैसे ही आपने इस ड्रग को इंटेक किया, आपके स्टोमच में गया, वहाँ पे एसिडिक मीडियम पाया, तो एसिडिक मीडियम पाने के बाद ये करेगा क्या, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन आपने ले ली, आपके पेट में चला गया, एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, वहाँ पे वाटर भी आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या जाएगा, वो एक्वस एसिड होगा, कुछ नहीं करेगा। सिंपल सा आप समझिए कि देखिए यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पे क्या था आपका, एक OH ग्रुप था, यहाँ पर एक OH ग्रुप था, तो इसने क्या किया कि अपने एक हाइड्रोजन को क्या किया, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही इसने यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये वाला मतलब यहाँ पर 12 नंबर का OH ग्रुप है, यहाँ का एक हाइड्रोजन जैसे ही इसने किया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज आया, इसने अपनी बैलेंसी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, और जैसे ही बैलेंसी कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होकर OH ग्रुप दे दिया। अब देखिए यहाँ पर OH था, एक तो H यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन होगा इन दोनों के बीच में, मतलब कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 12 के बीच में एक इंटरमीडिएट मॉइटी बन जाएगा, जिसको सिंपल फॉर्म में बोलते हैं हीमिकेटिल। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बनाइए, एक तरफ और एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर बनाइए, डबल बॉन्ड O की जगह OH कर दीजिए, यहाँ का जो 12 नंबर का OH था वहां का एक हाइड्रोजन ला करके ऊपर जोड़ दीजिए, और जो ये ऑक्सीजन है इसको क्या कीजिए, इंटरलिंकेज कर दीजिए, जिसका फॉर्म हो जाएगा क्या, हेमिकेटल। और कुछ मैंने यहाँ पे नहीं किया, सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अब इसका नाम क्या जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन A 912। 9 का मतलब क्या जाएगा, ये 9वीं पोजीशन हो जाएगी, और ये 12वीं पोजीशन, देखो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन, 10 11 12 12, तो 9 12 हेमिकेटल। हेमिकेटल का मतलब क्या होता है कि जब दो इंटरमीडिएट से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हेमिकेटल। तो सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस में हमने क्या देखा कि जो एरिथ्रोमाइसिन है, अगर उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा एरिथ्रोमाइसिन A 912 हेमिकेटल बनाता है। अब मैंने आपको अभी एक और चीज बताई थी कि कार्बन नंबर 6, मतलब जो कार्बन नंबर 6, इसका मतलब यहाँ पर भी सस्टेबल है कि हाँ यहाँ पर भी इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो सिंपली मैंने भी इसको भी नीचे दिखाया हुआ है, कुछ नहीं, जैसे कि आपने यहाँ पर इसको 12 से जोड़ा था, यहाँ पर आप 6 जोड़ दीजिए। देखिए सिंपल सा एरिथ्रोमाइसिन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और 6 पोजीशन, मतलब 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर सिंपल क्या था, OH CH3 था, यहाँ पर क्या है, CH3 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक OH अगर आप लगाएंगे तो यहाँ का एक H यहाँ पे चला गया ऊपर, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, वहाँ पर बचा क्या, एक ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन का क्या बना दिया, एक इंटरमीडिएट में लिंकेज के द्वारा जुड़ गया, जिसको बोलते हैं क्या, हेमिकेटल। तो ये जो आपका बन गया एरिथ्रोमाइसिन A 69 हेमिकेटल बन गया, और सिंपल सा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये है। अब ये बनने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और जब हाइड्रोलिसिस होगी तो इन दोनों का स्ट्रक्चर का क्या, सेमी बना दीजिए। सेमी का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट बना दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये भी आप दर्शा दीजिए और ये भी आप दर्शा दीजिए। तो आप सिंपल से देख सकते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन की मॉइटी है, अमाइनो शुगर और शुगर की मॉइटी यहाँ पे आप लगा दीजिए, और यहाँ पर आप देखिए 6ठी पोजीशन से 9वीं पोजीशन पे एक ऑक्सीजन इंटरमीडिएट, और 12वीं पोजीशन से 9वीं पोजीशन पे एक ऑक्सीजन इंटरमीडिएट लगा हुआ है, इसलिए इसका क्या बोलेंगे, एरिथ्रोमाइसिन 69। 69 का मतलब 69 रेशियो बाई 912, 912 स्पाइरो कीटल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी हमारा केमिकल डिग्रेडेशन होगा किसका, हमारी एरिथ्रोमाइसिन का या हमारी मैक्रोलिड कंपाउंड का, तो किस में चेंज होगा, एरिथ्रोमाइसिन 69 बाई रेशियो 912 स्पाइरोकीटेल। तो आई होप आपको ये जो केमिकल डिग्रेडेशन है ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपने ड्रग्स के ऊपर में, मतलब जो हमारे सिलेबस में ड्रग्स दी गई है उसके विषय में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ड्रग होती है ये हमारे चांसेस रहता है कि इसके बारे में पूछा जाएगा। तो सिंपली एरिथ्रोमाइसिन का जैसे मैंने आपको बताया, अगर केमिकल डिग्रेडेशन पूछता है तो भी वही लिखना
है, सार पूछता है तब भी वही लिखना है, क्लासिफिकेशन पूछता है तब भी वही पूछना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है तब भी वही पूछना है। तो जिसमें जो पहली कैटेगरी की ड्रग आती है, जो पहली ड्रग आती है उसका नाम क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, जो कि हम शुरुआत से इसके बारे में बात करते आते हैं। ये हमारे फर्स्ट मैक्रोलिटिक एंटीबायोटिक है विच पोटेंशियली एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हमारे उनके प्रति क्या है, ये एक्टिव है, अगेंस्ट एक्टिव है। इन 1952 में 1952 में मिस्टर गोयरे आइसोलेट एरिथ्रोमाइसिन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसिस, मतलब जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसिस है, कल्चर मीडिया के द्वारा एक बैक्टीरिया तैयार किया गया, उससे हमको क्या मिली, एरिथ्रोमाइसिन। इसका जो जनरल फार्मूला है C37, मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 37, हाइड्रोजन की संख्या 67 होगी, नाइट्रोजन की संख्या 1 होगी, और सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आप कट कर, नहीं एक नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, जो आपका ये वाला मतलब जो आपका एमाइनो शुगर है इसका एक नाइट्रोजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन की संख्या 1 होगी और ऑक्सीजन की संख्या आपकी 13 हो जाएगी। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 733.93 ग्राम पर मोल होगा। अब इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको शुरुआत में भी समझाया था और यहाँ पर भी आप देख लीजिए सेम उसी तरीके से, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है कम होता है, जैसे लाइक नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरियल, एब्डोमिनल पेन, हेडेक। ये सारी कंडीशंस कब आती हैं, जब इसके आप ओवर डोज ले लेते हैं या कंटिन्यूस इसकी डोज लेते रहते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटी, जैसे कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है तो उस एलर्जी में क्या फीवर आ सकता है, रैशेस हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। सीरियस साइड इफेक्ट, इसका मतलब क्या है कि आपने एरिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन लिया इंट्राथीकल रूट से, मतलब आपने सिंपल क्या ले लिया, आपने पेरिटोनियल रूट से ले लिया या आपने इंट्राथीकल रूट से ले लिया या सिंपल स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में डायरेक्ट ले लिया, तो आपको क्या एरिथमिया हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। और माइस्थेनिया ग्रेव्स तो आप जानते हैं कि जो जोड़ों का दर्द होता है वो भी हो, एंड पैंक्रियाटिस आल्सो रिपोर्टेड, मतलब इसका सीवियर नहीं है, कुछ मॉडरेट है या कुछ नॉर्मल जो हमारे सीवियर मतलब एडवर्स एक्शन है, ये कुछ हमारे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस एंड पैंक्रियाटिस। अब इसमें जो फार्माकोकाइनेटिक, मतलब जो हम ये ड्रग है एरिथ्रोमाइसिस के फार्माकोकाइनेटिक तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और जैसे मैंने आपको केमिकल डिग्रेडेशन में बताया कि जैसे ही एसिड के मतलब साथ कांटेक्ट करेगी ये क्या बना देगी, आपको हीमेकेटिल स्पाइरोकेटल बना देगी और ये जो ड्रग होगी आपकी इनएक्टिव हो जाएगी। तो उस बायोकेमिकल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, एक एंट्री कोटेड टैबलेट बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हम एक कोटिंग करते हैं। अब कोटिंग किसको कहते हैं, आप ऑलरेडी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ चुके हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन एथाइल सक्सिनेट, मैंने आपको बताया ना, सक्सिनेट मैलिएट वगैरह की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसका जो डिग्रेडेशन होता है वो रुक जाता है। अब इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेनली इसको ओरली रूट से एंड पेरेंट्रल रूट से भी लेते हैं, और ये होती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, बाकी सारी जो भी हमारे प्लासेंटल बैरियर होगा उसको ये सारी क्रॉस कर जाती है। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो CYP3A4 एंजाइम के द्वारा होता है और किसमें होता है, लीवर के अंदर होता है। हाफ लाइफ इसकी 2 घंटे होती है एंड एलिमिनेशन जो होता है यूरिन एंड बाइल दोनों में होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लेथ्रोमाइसिन के बारे में, और जो इसका यूजेस होगा लास्ट में हम देख लेंगे तीनों ड्रग का क्या क्या सिंपल यूजेस है। ये हमारी क्या सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। यहाँ पर कार्बन नंबर 6 को मैथाइल ग्रुप प्रदान कर दिया गया है विद OH ग्रुप के साथ। सिंपल आप देख सकते हैं कि OCH3 लगा दिया गया है। बाकी का एरिथ्रोमाइसिन, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये आपका एरिथ्रोमाइसिन है ना, यहाँ पर आप सिंपल OCH3 लगा दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, क्लेथ्रोमाइसिन बन जाएगा। मैंने आपको इसको चीज़ को शुरुआत में भी बताया था। तो इसका स्ट्रक्चर आप सिंपल देख सकते हैं, यहाँ पे हमने OCH3 लगाया था, बाकी सारा क्या है हमारा एरिथ्रोमाइसिन है, ये आपका क्या बन गया, क्लेथ्रोमाइसिन हो गया। इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल IV दोनों से लिया जाता है। हाफ लाइफ इसकी जो होती है वो 3 to 4 आवर होती है। एलिमिनेशन इसका 20 से 30% फीकल मटेरियल, इसका मतलब बाइल एसिड के द्वारा, और बाकी का जो होता है वो यूरिन के द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के द्वारा, और क्या फॉर्म करता है, 14 हाइड्रोक्सी क्लोथ्रिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, ये इसका जो एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो ये मतलब जो आपका टेस्ट डिस्टर्बेंस, मतलब आपके स्वाद लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, स्टोमेटिस हो जाती है, हेडेक एंड रेसेस वगैरह इसके थोड़े से कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। अब आते हैं हमारी एजिथ्रोमाइसिन, जो कि हमारी सबसे पोटेंट ड्रग है और मार्केट में अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, और ये सिंपल आती है केवल एजिथ्रोमाइसिन के तहत। इसके साथ कोई भी सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं आता है। ये हमारी टोटल होती है 15 मेंबर की होती है, नाइट्रोजन कंटेंट की होती है, सेमी सिंथेटिक होती है, और मेथाइलेटेड ग्रुप होता है कार्बन नंबर 9 कार्बन नंबर 10 पे। देखिए कार्बन नंबर 10 आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, कार्बन 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसकी पहले गिनती कर लेते हैं कितने कार्बन है कितने कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 10 नंबर और 9 नंबर तुम्हारे क्या है, मैथाइल ग्रुप। 11 12 13 14 15
15 रिंग हो गई। ये जो OH मैंने अंदर की तरफ कर, इसको आप बाहर की तरफ भी कर, ऐसा मत कन्फ्यूज होना, इसको आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। जो डॉटेड है वो अल्फा, इसका मतलब क्या है उसके पीछे का है, और लीनियर लाइन है वो बीटा, इसका मतलब क्या है स्ट्रक्चर के ऊपर का है। और यहाँ पर आपका सीधा माइनस शुगर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल शुगर लगा हुआ है, मतलब नेचुरल शुगर लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी मोइटी का चेंजेस नहीं किया गया है, सिंपल यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम लगा दिया गया है, बाकी कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन होता है स्टेबल होता है, इसका मतलब क्या है एसिड डिग्रेडेशन के में नहीं जाता है, लाइक एरिथ्रोमाइसिन के तरीके से। रूट ओरल IV रूट से देते हैं, मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा। हाफ लाइफ इसकी सबसे ज्यादा होती है, मतलब 68 घंटे से 40 घंटे, मतलब 40 से 68 घंटे के करीब में होती है। और एलिमिनेशन इसका बाइल एसिड के द्वारा होता है। एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो रैशेस, हेडेक, डिजीनेस एंड जॉन्डिस इसके एडवर्स एक्शन है। थेरापेटिक, अब आता है हमारा थेरापेटिक यूजेस, मतलब जो अभी तक आप मैक्रोलिड कंपाउंड एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन आप पढ़ रहे थे, उसका क्या यूज है। तो सबसे पहला यूज क्या है, कोविड-19 में यूज किए गए थे एजिथ्रोमाइसिन विद डॉक्सीसाइक्लिन के साथ, तो आप पहला लिख सकते हैं। यूजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे H इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, ठीक है ना। यूजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस वेरिएडियंस, आल्सो यूज्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शन ड्यू टू सब्सिक्वेंट बैक्टीरिया, मतलब किसी भी बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी के अंदर कॉज हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए आप सिंपल ये मैक्रोलिड एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसके बाद यूज्ड एज टू अल्टरनेटिव पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन की अल्टरनेट, मतलब पेनिसिलिन की जगह यूज कर सकते हैं। एंड इन सिम्पल्स एंड गोनोरिया में भी इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, अगर वीडियो समझ में है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।